गत कक्षा में हमने तद्धित प्रकरण के अंतर्गत शैक्षिक अधिकार के प्रथम सूत्र का अध्ययन किया था। प्रथम सूत्र था शेषे। शेषे से तात्पर्य बताया गया कि शेषे सूत्र से लेकर आगे जो प्रत्यय कहे जाएंगे वे शैक्षिक कहलाएंगे, क्योंकि ये सभी प्रत्यय शेषे के अधिकार में विहित होंगे। अब प्रश्न उठता है, शेष से तात्पर्य क्या है? तो कहते हैं कि अपत्य अधिकार से लेकर चातुरार्थिक अधिकार तक में बताए गए अर्थों से जो भिन्न अर्थ हैं उन्हें शेष कहेंगे। इन चार अधिकारों से भिन्न अर्थों का ग्रहण शेष के अंतर्गत किया जाएगा। आगे एक सूत्र आता है, तस्य विकारः। इस सूत्र से पूर्व तक शेषे का अधिकार रहेगा, अतः उस शेष अर्थ में प्रातिपदिक से तद्धित संज्ञक अण आदि प्रत्यय होंगे। दो उदाहरण हमने पूर्व में देखे थे। पहला उदाहरण चाक्षुषम और दूसरा उदाहरण श्रावणः। अब इसके बाद एक तीसरा उदाहरण आज हम देखेंगे, औपनिषदः। औपनिषदः का यदि हम लौकिक विग्रह करें तो बनता है उपनिषद भी प्रतिपाद्यते, अर्थात उपनिषदों से प्रतिपादित किया गया। तो उपनिषद भी तृतीया बहुवचन का पद है, अतः अलौकिक विग्रह जब हम करेंगे तो उपनिषद भी में मूल शब्द उपनिषद है और तृतीय बहुवचन का प्रत्यय भिस होता है, अतः अलौकिक विग्रह उपनिषद प्लस भिस बनता है। इस अवस्था में तई प्रतिपाद्यते इति, इस अर्थ में ऊपर हमने देखा था तई तेन गृह्यते, और यहाँ अर्थ है तई प्रतिपाद्यते। तो यहाँ भिन्न अर्थ है, अतः शेषे सूत्र से सर्वप्रथम अलौकिक विग्रह से अण प्रत्यय की प्राप्ति हुई, तब हमारा रूप उपनिषद प्लस भिस प्लस अण बना। प्रक्रियागत सारी बातें पूर्व में मैं बता चुका हूँ। जब कोई प्रत्यय प्राप्त होता है तो उसकी प्रातिपदिक संज्ञा होती है, अतः कृत तद्धित समासाश्च सूत्र से अण प्रत्यय के लगने से पूरा शब्द तद्धितांत हो गया, अतः तद्धितांत होने के कारण उसकी प्रातिपदिक संज्ञा होती। और प्रातिपदिक में जो सुप होता है उस सुप के लुक का विधान है, अतः सुपो धातु प्रातिपदिकयोः सूत्र से सुप भिस विभक्ति का लुक हुआ, तब उपनिषद प्लस अण रूप बना। जैसा पूर्व में बताया था कि प्रत्यय में जो विकार कार्य करने होते हैं सर्वप्रथम उन्हें करना चाहिए। तो अण प्रत्यय में अंतिम हल अणकार है, अतः अंतिम हल की इत संज्ञा का विधान है। तब हलंत्यम इस सूत्र से
अण के अंत में स्थित णकार की इत संज्ञा हुई। तस्य लोपः सूत्र से जिसकी भी इत संज्ञा होती है उसका लोप होता है। अतः इत संज्ञक णकार का लोप हुआ, तब उपनिषद प्लस अ बना। अब अ चूंकि तद्धित प्रत्यय का है, अतः तद्धित संज्ञक इयत याणित प्रत्यय परे हो तो तद्धितेषु चामादेह सूत्र से प्रत्यय से पूर्व वर्ण समुदाय के आदि अच को वृद्धि आदेश कहा गया है। अतः उपनिषद में आदि अच उकार है, अतः उस उकार को वृद्धि औ आदेश हुआ, तब औपनिषद प्लस अरूप बना। संयोग करने पर औपनिषद शब्द निष्पन्न हुआ। अब किसी भी शब्द से विभक्ति कार्य किया जाता है सर्वप्रथम, तो औपनिषद शब्द से सु औजस इत्यादि सूत्र के द्वारा सुपः प्रत्ययः परश्च ज्ञाप प्रातिपदिकात् और द्वयेक यो द्विवचनैक वचने, इन सूत्रों की सहायता से प्रथमा विभक्ति एक वचन की विवक्षा में औपनिषद शब्द से सुविभक्ति प्राप्त हुई। तब हमारी स्थिति औपनिषद प्लस सु बनी। अब प्रत्यय में जो विकार करने हैं सर्वप्रथम उन्हें ही करेंगे। अतः सु में उ अनुनासिक अच है, अतः उपदेशेजुनुनासिक इत, इस सूत्र से सु विभक्ति में स्थित अनुनासिक अच ऊकार की इत संज्ञा हुई। और जिसकी भी इत संज्ञा होती है उसके लोप का विधान है। अतः तस्य लोपः सूत्र से इत संज्ञक अनुनासिक अच ऊकार का लोप हुआ, तब औपनिषद प्लस स यह रूप बना। अब औपनिषद प्लस स में सकारांत पद हुआ, अतः ससजुसो रू सूत्र से पद के अंत में स्थित सकार को रू आदेश होता है। अतः सकार को रू आदेश हुआ, तब औपनिषद प्लस रू बना। अब रू में भी चूंकि अनुनासिक अच है, अतः उपदेशेजुनुनासिक इत से रू में स्थित अनुनासिक अच ऊकार की इत संज्ञा हुई। और तस्य लोपः सूत्र से इत संज्ञक होने के कारण अनुनासिक अच ऊकार का लोप हुआ, तब औपनिषद प्लस र यह रूप बना। अब चूंकि रेफ विराम में स्थित है, अतः विराम में स्थित होने के कारण विरामोवसानम सूत्र से रेफ की अवसान संज्ञा हुई। तदुपरांत खर वसानयोर विसर्जनीय, इस सूत्र से विराम में स्थित होने के कारण और अवसान संज्ञा होने के कारण रेफ को विसर्ग आदेश हुआ, तब प्रथमा विभक्ति एक वचन की विवक्षा में औपनिषदः यह रूप निष्पन्न हुआ।